जय हिंद दोस्तों। ये हमारा जो है सेट नंबर 2 है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि सिविल कोर्ट मेंस का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का चल रहा है। हम लोगों ने पहला जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट किया था, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग क्या क्या करते हैं सिलेबस के रूप में। तो हम आपको बता दें कि हम लोगों का जो सिलेबस रहता है, जैसे उसमें इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, कंप्यूटर रहता है, रीजनिंग रहता है और जनरल साइंस रहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी से प्रश्न जो है 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे बेहतर आपको सच में कहीं क्लास नहीं मिलेगा। फुल सेट सोल्यूशन करेंगे और ऐसे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब को जरूर से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द ला सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिछली जो है प्रैक्टिस सेट में हमने क्या क्या कवर किया था, और ये इनफ हो जाएगा आपके लिए क्लास। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही कुछ घंटों का क्लास होगा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने देखा ही होगा पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था, ठीक है। चलिए, तो पहले हमारा सेक्शन ए है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो 35 नंबर के जो है क्या पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पेपर आएगा, 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सभी उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग होता है। बताइए कि ईमेल एड्रेस का जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है। मेल बॉक्स का नाम, डोमेन का नाम, डेस्कटॉप क्लाइंट या फोल्डर का नाम। जैसे अगर हम बात करें कोई भी ईमेल आईडी हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम ईमेल आईडी लिखते हैं अमर, ठीक है, और लिख देते हैं 1 2 3 4, फिर @, फिर gmail.com, ठीक है, gmail.com। तो इसमें अगर हम मेरे भाई बात करें तो इसमें क्या क्या होता है आपको बताना होगा। तो ये जो हमारा हो गया, ये अमर 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, तो ये अकाउंट नेम हो गया। इसमें ये हमारा क्या होता है, अकाउंट नेम होता है। और ये जो दूसरा भाग होता है ये क्या होता है, दूसरा भाग जो होता है, ये जो होता है इसे हम साइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। हम सभी जान रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, साइन हो जाता है। और ये जो gmail.com है, यही हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। यही हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। तो ईमेल एड्रेस में पहले तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अकाउंट नेम हो गया, ठीक है। ये हमारा अकाउंट नेम हो गया, ये हमारा साइन होता है, ये डोमेन नेम होता है। तो दूसरा भाग पूछ रहा, तो पहला भाग अकाउंट नेम है, साइन तो होता है, इसको काउंट नहीं करना है। और दूसरा भाग क्या होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा था कि एक ईमेल में दो भाग होता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस में। तो पहला अकाउंट नेम हो गया, दूसरा क्या, डोमेन नेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि फोल्डर का नाम लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले फोल्डर जो लिखा हुआ है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। फोल्डर तो उतना बिल्कुल नहीं होगा। डेस्कटॉप से मतलब है ना, ईमेल आईडी की बात कर रहा है, ठीक है। मेल बॉक्स का नाम, तो ये ईमेल एड्रेस की बात कर रहा है, तो इसमें एक ही है, डोमेन नेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप एलिमिनेट करके भी उत्तर भी पहुंच सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या को गणना करता है। बताइए इनमें से कौन सा फंक्शन की जो है एमएस एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, तो किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या को गणना करते हैं, यानी सेल्स की संख्या को जो है गणना करता है। तो एमएक्स फंक्शन में काउंटिफ जो होता है फंक्शन, ठीक है, जिसमें अब गणना है, ठीक है। गणना क्या होता है, गणना की अगर हम बात करें तो गणना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, काउंट कहते हैं। तो आंसर हमारा हो गया काउंट इफ, ठीक है। काउंट 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 IFB, काउंट ए, तो या नहीं काउंट जो है ना काउंट इफ, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन काउंट फंक्शन का उपयोग जो है ना बहुत किया जाता है काउंट फंक्शन का, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाले सेल्स की संख्या गणना के लिए काउंट एफ का हम प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में, ठीक है, इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं हो। अब जब इंसर्ट टैब का टेबल मेनू खोलेंगे तो उसमें कौन कौन सा आपको विकल्प जो है दिखाई देता है और कौन कौन सा विकल्प नहीं दिखाई देता है। तो देखिए आपको उसमें जो है क्यूक टेबल दिखाई देगा, ठीक है। क्या होता है कि क्यूक टेबल दिखाई देता है, ठीक है। आपको ड्रॉ टेबल दिखाई देगा,
रिमूव हेडर नहीं दिखाई देता, इंसर्ट टेबल नहीं दिखाई, इंसर्ट टेबल दिखाई देता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमूव हेडर, यानी सी इसका आंसर होगा। तो एमएस वर्ड में जब इंसर्ट टाइप के टेबल में कौन कौन सा विकल्प आता है, तो इंसर्ट टाइप के टेबल में अगर हम बात करें तो एक होता है पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में आपको कवर पेज, ब्लैक पेज, पेज ब्रेक दिखाई देगा। फिर टैब में दिखाई देगा डिजाइन, लेआउट और कंटेक्सचुअल दिखाई देगा, ठीक है। और उसी प्रकार मतलब इलिस्ट्रेशन ग्रुप में दिखाई देगा पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। फिर उसी प्रकार लिंक ग्रुप में आप देखिएगा हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। रिमूव जो है हेडर नहीं दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, बताइए। एमएस वर्ड में अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना, हमने बताया था कि एक तो अगर कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट सेव होता है, ठीक है। और पिछले सेट में भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, या तो आप कंट्रोल प्लस एस दबाइए तो डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में क्या होता है, सेव हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्यूमेंट को अगर बंद करना है, क्या करना है, अगर डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करने पर क्या हो जाता है, विंडो क्लोज हो जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, तो अंडो होता है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, रेडो होता है या रिपीट होता है। कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो कंट्रोल प्लस से डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है, ठीक है। केंद्रीय स्थान है तो सर्च इंजन हो गया। कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान क्या होता है, वेबसाइट होता है। सबसे जो सबका जो है प्रमुख रूप से केंद्रीय स्थान जो होता है वो क्या होता है, वेबसाइट होता है। और हम सभी जानते हैं कि एक वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज होता है जो www से जुड़ा होता है, ठीक है। और वेब पेज में HTML में लिखा गया एक सब दस्तावेज भी होता है, ठीक है। और दो या दो से अधिक अगर वेब पेज की कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट दो प्रकार के होता है, एक तो स्टैटिक वेबसाइट होता है और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट होता है। तो ये भी ध्यान आपको मालूम रखना होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाइनरी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाइनरी संख्या है। तो एक बाइनरी संख्या का डेसिमल पद्धति में निकालना है कि डेसिमल पद्धति का मान कितना होगा, ठीक है। तो डेसिमल पद्धति का मान हमें निकालना है। और ये कैसे हम निकालते हैं तो आपको ये जानना होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न। अब इसको जो है ना डेसिमल पद्धति में लिखना है, ठीक है। तो डेसिमल पद्धति में लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काउंट करो संख्या को, कितनी संख्या है। तो देखिए एक संख्या कितना है, एक है, फिर कितने, 4 गो जीरो है, ठीक है। 4 गो जीरो है, फिर एक है, यानी टोटल संख्या की अगर हम बात करें तो कितना है, 7 संख्या है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले लिखो एक है ना, तो लिखो एक, ठीक है। एक लिखना है, एक के बाद कितना अंक बचेगा, 6 अंक, तो 2 पे पावर लिखो 6। फिर उसके बाद कितना है, तो फिर प्लस लिखो। फिर उसके बाद एक है तो एक लिखते हैं, फिर गुना। उसके बाद कितना अंक बचता है, तो 2 के पावर 5 अंक बचेगा। फिर एक के बाद कितना है, तो जीरो है तो जीरो लिखो। फिर गुना, 2 के पावर कितना लिखना है, 4। फिर उसके बाद कितना है, जीरो है। फिर 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर प्लस कितना है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो है और फिर गुना 2 के पावर 2 लिखेंगे और फिर प्लस जीरो। फिर 2 के पावर 1 लिखेंगे, ठीक है, गुना में, ठीक है। गुना जीरो गुना 2 के पावर 1, तो 4 गो जीरो हो गया। फिर प्लस 4 गो जीरो के बाद क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे और गुना 2 के पावर कितना, अब 1 है तो आपकी जीरो हो गया। अब इन सबको जोड़ो तो 2 के पावर 6 अगर हम करें तो कितना होता है, 64 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। अब सब में जीरो से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ये भी जीरो। और 2 के पावर जीरो कितना होता है, एक, और एक में एक से गुना करेंगे तो लास्ट में कितना बच जाएगा, एक। तो 64, 32 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई,
तीन, 2 1 3 और 4 3 7 और 6 3 9 यानी 97। तो यानी 97, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे जो है हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा, इसको आसान है करने का तरीका हमने बताया, ऐसे ही करना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं, एमएस वर्ड में जब आप कार्य कर रहे हैं तो अगर आप तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ हैंडल नजर आता है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। चारों तरफ अगर जो हैंडल नजर आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जब लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एमएस वर्ड में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार, अब जब यहाँ क्वेश्चन में ग्राफिक के आकार से रिलेटेड है तो क्या होगा, क्रॉप होगा, टूल्स होगा या साइजिंग हैंडल्स होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइजिंग हैंडल्स। क्या आता है, साइजिंग हैंडल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसे हम साइजिंग हैंडल नाम से जानते हैं, किस में, एमएस वर्ड 2010 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्टेन का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। फोर्टेन का क्या होगा भाई, तो फोर्टेन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है, फोर्टेन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका उत्तर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो फोर्टेन है वो क्या है, हाई लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक है। फोर्टेन क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है और ये बीजगणितीय आधार पर जो है प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है। और इस भाषा का विकास जो है किसने किया था, तो J.W. बेकम ने किया था। किसने किया था, J.W. बेकम ने, ठीक है, 1957 में किया था। J.W. बेकम ने 1957 में किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार आपसे कुछ कोबोल की याद रखना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का फुल फॉर्म पूछे तो बिगिनर्स ऑल पर्पोज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड होता है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर। पहला सोशल मीडिया साइट कौन सा था, बताइए। पहला जो अगर सोशल मीडिया साइट की अगर हम बात करें तो पहला जो है सोशल मीडिया साइट्स कौन सा है, तो माई स्पेस, 6 डिग्रीज, फ्रेंडस्टर या लिंक्डइन। तो पहला जो है सोशल मीडिया अगर हम साइट की बात करें तो है 6 डिग्रीज। कौन सा है, 6 डिग्रीज। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब क्या है, सोशल मीडिया ही तो है, ठीक है। तो पहला सोशल मीडिया साइट की अगर हम बात करें तो वो कौन था, 6 डिग्रीज था। कौन सा, पहला सोशल मीडिया, तो 6 डिग्रीज याद रखना है। और 6 डिग्री जो है ये सोशल मीडिया शुरू कब हुआ था, तो ये भी एग्जाम में अगर हो सके तो पूछे दे, तो 1977 में, 1977 ना 1997 में हुआ था शुरू। क्या हुआ था, 1997, 1997 में जो है शुरू हुआ था, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था एंड्रयू, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका नाम क्या था, तो एंड्रयू था, एंड्रयू कुछ ऐसे ही नाम था, एंड्रयू वेनरिच था नाम इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनका नाम एंड्रयू जो है ना, नाम भी अजीब है, ठीक है, वेनरिच, एंड्रयू वेनरिच इनका नाम था, ठीक है। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, कब, 1997 में। पहला कौन था सोशल मीडिया साइट, तो 6 डिग्रीज था। और 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगर पूछे कि वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है, तो 30 जून को जो है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे जो है वो मनाया जाता है कब, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्या करना है, हमने जो बताया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे आपसे पूछेगा, क्योंकि ये साइट इंपॉर्टेंट है, लिंक्डइन का पूछेगा कि कब शुरू किया गया था। तो लिंक्डइन जो शुरू हुआ था ये 2002 में हुआ था शुरू। लिंक्डइन ये भी सोशल मीडिया है, तो लिंक्डइन का शुरू कब हुआ था, लिंक्डइन का, तो 2002 में शुरू हुआ था। माई स्पेस सोशल मीडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो माई स्पेस की शुरुआत हुई थी 2007 में, ठीक है। माई स्पेस की शुरुआत हुई थी 2007 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार आपसे फ्रेंडस्टर पूछ दे,
कि फ्रेंडस्टर की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंडस्टर की शुरुआत हुई थी, फ्रेंडस्टर जो हुआ था ना, कि अगर हम बात करें तो ये हुआ था 2003 में, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कौन था? तो सबसे पहला था 6 डिग्रीज। और हमने बताया था कि 6 डिग्रीज कब आया था? 6 डिग्री तो 1997 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन कि डगलस एंगलबर्ट ने किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था? अगर डगलस एंगलबर्ट की अगर हम बात करें तो इन्होंने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार किए थे डगलस एंगलबर्ट ने किया था। किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। डगलस एंगलबर्ट ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगल बट ने किया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसी पर अगर आपसे पूछ दे कि कुछ कुछ जैसे अगर आपसे पूछे कि जो मतलब डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था? जेम्स रसेल ने किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यूएसबी का जो है किसने किया था आविष्कार, ये यूएसबी है ना, तो इसके आविष्कारकार कौन थे? तो अजय भट्ट साहब थे। कौन थे? अजय भट्ट साहब थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके आविष्कारक कौन थे? अजय भट्ट थे, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कभी तो हो सकता है तो याद रखना है कि अजय भट्ट कौन थे। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखने में ज़्यादा सुविधा में मिलेगा। अजय भट्ट साहब जो थे किए थे, किसका आविष्कार किए थे? तो यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्लॉपी डिस्क का याद रखना है, एलन सुगाट, ठीक है, इसके किए थे एलन सुगाट। एलन सुगाट इन्होंने किया था, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था, ठीक है। डायनेमिक रैम का आविष्कार किया था रॉबर्ट डेनार्ड ने किया था, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डगलस एंगलबर्ट ने डगलस माउस कंप्यूटर माउस डगलस ने किया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये जो आपको दिख रहा होगा सर्च बार, ठीक है, यूआरएल जो है http://brainhall.com, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है? तो ये तो प्रोटोकॉल है, आपको पता है ये क्या है? हमारा प्रोटोकॉल का ही हिस्सा होता है। ये हिस्सा जो होता है इसमें अगर हम बात करें, पूछ रहा है कि HTTP जो हिस्सा होता है किसका हिस्सा होता है? तो जो HTTP होता है वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। HTTP क्या होता है? वो प्रोटोकॉल ही तो होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगर हम URL का फुल फॉर्म याद रखना है, URL का एक फुल फॉर्म अगर पूछ दे एग्जाम में तो क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। उसी प्रकार HTTP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। तो HTTP का भी याद रखना है, HTTP का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक साथ लिखना है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बता, CD रोम, रैम, रजिस्टर या कैच, इनमें से अगर पूछे कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ना सबसे तेज मेमोरी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। CD रोम, रैम और रजिस्टर्स और कैश में सबसे तेज मेमोरी जो होता है वो है रजिस्टर, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सेस टाइम की अगर हम बात करें ना, तो रजिस्टर की जो एक्सेस टाइम होता है तो आप देख लीजिए कि इसका एक्सेस टाइम जो होता है 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है, 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है इसका। अगर वहीं पे कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसका जो होता है वो 3 से, अगर ऑप्शन में नहीं रहता तब हम कैश मेमोरी मारते हैं, ठीक है, 3 से 10 नैनो सेकेंड होता है। वहीं पे अगर हम रैम की बात करें तो रैम के होता है 11 से 60, कितना? 11 से 60 नैनो सेकेंड होता है रैम का, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 11 से 60। फिर रैम के बाद होता है मैग्नेटिक डिस्क का 10 से 50 और फिर होता है ऑप्टिकल डिस्क का 100 से 200 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि सबसे तेज कौन सा है भाई, तो रजिस्टर है। अगर रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता तब कौन होता? कैच होता। अगर कैच नहीं होता तब रैम होता, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है अगला 13 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रो जो सॉफ्ट ऑफिस है एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो एक्सेल डॉक्यूमेंट उसमें सेल एड्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? कॉलम का नाम होता है, रो का नाम होता है, पहले रो फिर कॉलम का नाम होता है, या पहले कॉलम में फिर रो होता है? तो हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल डॉक्यूमेंट में पहले जो होता है कॉलम होता है, फिर बाद में क्या होता है? रो होता है। पहले क्या होता है?
कॉलम होता है, फिर बाद में क्या होता है, रो होता है। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम में प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन, सिस्टम में जो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है वो किस में होता है, पेरिफेरल में, सॉफ्टवेयर में, ऑपरेशन में, कि आइकन में होता है। तो ये जो होता है ना सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है, किस में होता है, तो सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसी में तो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या करता है, निर्देशों तथा प्रोग्राम का एक समूह होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर के किसी किसी भी कार्य विशेष को वो पूरा करता है, उसका काम ही है ये सब करना। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक क्या है, निर्जीव जो है ना, बक्सा के समान हो जाएगा। बिना सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर यूज हो कर पाएगा, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीट के संबंध में रखता है। अब बीट जो है अगर हम बात करें तो बीट जो होता है हमने अभी देखा था, तो बीट जो होता है ना वो द्विआधारी अंक से संबंधित रखता है। किससे रखता है, द्विआधारी अंक से संबंधित रखता है। ठीक है, वो किससे अभी हमने देखा था बाइनरी करके डिजिट। ठीक है, तो बीट जो होता है वो किससे, तो द्विआधारी अंक से संबंधित रखता है। तो जो ऑप्शन में लिखा हुआ है द्विआधारी सूचना विज्ञान, द्विभाषी सूचना, ठीक है, द्विआधारी समापन, तो ये सबसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ से जो मैथ आपका क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, और मैथ 16 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। तो देखिए मैथ में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ए और बी देखना है। ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 7 दे दिया है और सी का मान 8 दे दिया है। तब कैसे हम निकालेंगे, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, ठीक है, बी लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना है भाई, 3 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और बी और सी का रेशियो कितना लिखा हुआ है, 7 और 8 लिखा है। तो सबसे पहले हम ए बी सी को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो देखिए 7 या 21 को कीजिए, ठीक है, फिर 7 × 5 = 35 कीजिए, फिर 8 × 5 क्या कर दीजिए, 40 कर दीजिए। अब इसको जो है ना आराम से आप निकालिए। तो 21, 35 और 40, ठीक है, क्या निकालना है, 21, 35 और 40। लेकिन इसमें क्या करना है कि ए में 2 से गुना करना है, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, तो एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए में क्या कर रहा है कि 2 से गुना करके लिखना है, इसमें 2 से गुना करना है। फिर बी में कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना करेंगे। और सी में कितना से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 यानी 105 हो जाएगा। और सच्चों के 28 यानी 280 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42, 105, 280। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 17 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 65 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितना विद्यार्थी पास हुआ, 65 विद्यार्थी पास हुआ। तो मान लेते हैं कि 100 है, 100 विद्यार्थी होगा, उसमें से 65 विद्यार्थी अगर पास होता है तो कितने विद्यार्थी फेल होते हैं। तो अब यहाँ पे लग रहा आपको समझ में आएगा कि जो है 35 विद्यार्थी फेल हो गए ना, यहाँ पे 35 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। 35 विद्यार्थी जो है फेल हो गए, और यही फेल वाला विद्यार्थी का मान दिया, यानी 35% का मान दिया हुआ है कितना, 420। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35 में अगर हम 420 को हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 35 में अगर हम काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36 और 6×42। ठीक है, यानी ये कट जा रहा है, कितने बार में कट जा रहा है, तो ये जो है 12 बार में कट जा रहा है। कितने बार में, 12 बार में कट जा रहा है। तो ये 1 का वैल्यू निकला, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर देंगे, 100 में 12 से गुना कर देंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1200 हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1200। ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है, कुल संख्या निकालना था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है। अब एक निश्चित गति है, क्या है, एक ए जो है कह रहा है कि ए जो है निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को कितना समय लग रहा है, 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, किंतु
यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे, ए जो है यदि अगर अपनी गति को दोगुना कर देता है, ठीक है, कर दे, तो वही दूरी तय करने में उसे दूरी की तुलना में बी की गति से वह एक ही घंटे जो है ना क्या लेता है, कम लेता है। तो तय की गई दूरी यानी बी की गति क्या होगी, हमें क्या करना है, बी की गति निकालनी है, हमें बी की गति निकालनी है। ऑप्शन से कहीं छूट गया ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ होगा, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। इसको जो है हम लास्ट में हम आपको करके बताते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता है, क्या है, एक जो है विक्रेता है, उसने 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी। एक विक्रेता है, उसने कितने, 7 ट्रॉफियों की दर से टॉफियां खरीदी, ठीक है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब वो एक टॉफी का विक्रय मूल्य अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है 40% के प्रॉफिट से बेचना है, तो 140 बट्टा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी 7 7 खत्म, यानी 1 बट्टा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी 1 रुपये में 5 टॉफियाँ बेचना है, उसको 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में वो 5 टॉफी बेचेगा तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो बोल रहा था भाई कि एक विक्रेता 1 रुपये में 7 टॉफी खरीद रहा है, यानी एक में कितना खरीद रहा है, 7, 1/7 की है, यानी एक में 7 खरीद रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इसी टॉफी पे उसको 40% प्राप्त करना है, ठीक है। खरीद रहा है 1/7, तो बेचेगा तो 40% अधिक में, तो 140 बटा हम 100 कर दिए, तो 1/5 यानी 1 रुपये में 5 को बेचेगा तो उसको फायदा होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था ये। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ए बी और सी दक्षताओं का अनुपात जो है 4, 5 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तीनों का दक्षता का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4, 5 और 3 दिया हुआ है। और एक साथ काम करने पर वो तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, ए और बी और सी पहले ही जो है ना दक्षता दी हुई है। जैसे अगर हम पहले क्या बनाते थे टाइम एंड वर्क में कि ए जो है एक काम को 2 दिन में कर रहा है, बी और जो है 3 दिन में कर सकता है, सी जो है 4 दिन में कर सकता है। फिर इन तीनों का एलसीएम हम निकालते थे और फिर उसका एफिशिएंसी निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है कि ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक साथ काम करने पर वो तीनों, यानी एक दिन में ये तीनों अगर मिल जाए तो ये तीनों काम कितने करेंगे, 5 4 9 3 12 काम करेंगे। यानी एक दिन में ये 12 काम करेगा तीनों मिलकर। तो 25 दिन इसका काम किया, तो 25 अगर दिन काम किया तो कितना काम होगा, तो ये 25 दिन में जो है ये लोग 300 काम कर लेंगे। अब नहीं समझ में आ रहा तो समझिए, ए जो है एक दिन में 4 रोटी बना रहा है, बी जो है एक दिन में 5 रोटी बना रहा है, और सी जो है एक दिन में 3 रोटी बना रहा है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में रोटी कितने बनाएंगे, 5 और 9 3 12 रोटी बनाएंगे, ठीक है। तो इसने जो है 25 दिन काम किए, तो 12 एक दिन में बना रहा है, तो 25 दिन में इन लोग क्या मिल कितने रोटी बना देगा, 300 रोटी बना देगा। तो 25 दिन में कहने का मतलब है कि ये सब जो है 300 रोटी बना दिया, कंप्लीट कर दिया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आगे कह रहा है क्वेश्चन ना कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में, यानी ये तो टोटल काम है 300 रोटी बनाया, इसका 35% अगर हम निकालेंगे, बोला कि इसका 35% जो है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेगा, तो इसका अगर हम 35% निकालेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। तो 3 से हम 35 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो ये जो 105 का मुआ है ना, उसको ए और सी मिलकर काम करना है। तो ए और सी यानी ए एक दिन में 4 रोटी बना रहा है, सी कितना दिन में बना रहा है, 7। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना बनाएगा, 7। तो अब 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 105 रोटियां को जो है एक दिन में 7 रोटी बना रहा है, तो इक्कीस दिन में खत्म करेगा। तो हम यहाँ पता चल जाएगा कि 15 दिन में खत्म कर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। तो 15 दिन हमने इसको टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या है, अधूरा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर अधूरा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4/5 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 3/8 है। क्या है, 3/8 है। फिर उसके बाद कितना है, 2/3 है। और फिर कितना है, 1/2 है। तो इसको घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में आप इसको आसानी से सजा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो या तो डिवाइड करके कीजिए, और नहीं तो आप एलसीएम इसका ले लेते हैं, ताकि हमारा बेस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 5, 8, 3 और 2 का हम एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए ना। तो तीनों से, चारों संख्या से कटने वाला ऐसे संख्या आप कॉमन ले लीजिए या एलसीएम निकालिए, तो 8 हो जाएगा। और 8 तरीके 24 और 24 पचे कितना, 120 हो गया, ठीक है। 120 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 5 दूनी 10, 24, 24 चौके कितना होता है, 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 यानी 24, ठीक है। तो 24 चौके कितना होता है, 96। फिर यहाँ हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और तो 15 बार में 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45। फिर ये 40, तो 40 यहाँ दूनी 80। फिर इसके बाद हम 60, तो यहाँ 60। अब यहाँ पे आप देखिए कि सबसे में छोटा कौन है, 60 है। सबसे छोटा इसमें 45 है। तो पहले हम लिखेंगे 3/8 आंसर इसका होगा। फिर उसके बाद कौन छोटा है, 60 है, तो 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है, 2/3 है। फिर उसके बाद कौन है, 4/5 है। तो इसको सजा देंगे, ठीक है। तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, यही था, ठीक है। इसको बढ़ते क्रम में सजाना था, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 की राशि पर, कितना राशि है भाई, तो 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करने पर वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5,000 की राशि, राशि कितनी की है, 5,000 की, यानी मूलधन हमें दिया हुआ है, दर भी हमें दिया हुआ है, और समय भी दिया हुआ है, छमाही है। दर से वार्षिक और छमाही, यानी 1 वर्ष और छमाही, यानी 1.1/2 हो जाएगा समय, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मान दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होगा कि मूलधन दिया ही हुआ है, पी बराबर कितना दिया हुआ है, 5,000। फिर रेट दिया हुआ है 4%, और टाइम दिया हुआ है कितना, 1.1/2 साल, ठीक है। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या के क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहीं पे मिस्टेक है क्वेश्चन में। किसी संख्या के किसका किसका, अच्छा, किसी संख्या के 1/2, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5, ठीक है। ये संख्या हमारा है, ठीक है। क्या संख्या है कि 1/2 है, ठीक है। फिर 1/3 है और 1/5 है। तो ये संख्या दिया हुआ है। तो इस संख्या के योग उस संख्या से 12 अधिक है, इन संख्या का योग उस संख्या से कितना है, 12 अधिक है, तब वो संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें दिया हुआ है जो, तो आराम से इसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या मान लेते हैं कि x है, ठीक है, और इन संख्या का योग दिया हुआ है, तो इन संख्या को हम मान लेते हैं x है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x, और इन संख्या का योग दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, इन संख्या का योग जो दिया हुआ है, इसमें x घटाने पर कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। अब इसको आप x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि ए अकेले एक काम को जो है 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए जो है अकेले एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 32 दिन में कर रहा है, ठीक है। जबकि बी के साथ मिलकर वो उसी काम को जो है 24 दिन में कर रहा है। अब जब ए और बी मिल जा रहा है तो इसे कितने दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलने पर यानी ए प्लस बी मिल जा रहा है, तो इसे जो है ये 24 दिन में काम निपटा दे रहा है। कितना दिन में, तो 24 दिन में जो है काम निपटा दे रहा है। और सी उसी कार्य को जो है 64 दिनों में पूरा करता है, और सी इसी कार्य को जो है कितना दिन में, 64 दिनों में पूरा कर दे सकता है। तो ए बी सी एक साथ मिल जाए तो कार्य को कितने दिन में करेगा।
ठीक है, तो आप इसे से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम लेते हैं 32, 64 और 24 का। तो कौन सा एलसीएम हो जाएगा, तो इसका अगर हम 32, 24 और 64 का एलसीएम हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 192 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके एफिशिएंसी निकालिए, तो 32 में हम 192 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 24 में 192 से हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 64 में अगर हम 192 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब देखिए ए का मान 6 दिया हुआ है, यहाँ ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ए का मान 6 दिया हुआ है तो बी का मान निकल जाएगा। तो बी कितना है, 2 है, क्योंकि ए तो 6 है तो बी कितना हो जाएगा, 8 टोटल है, ए प्लस बी तो 2 है। यानी ए का एफिशिएंसी हमें निकल के आ गया 6, बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, एक दिन में 2 रोटी बना रहे हैं, और सी जो है निकल के आ गया कितना, 3। अब क्वेश्चन क्या करा कि ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब टोटल कार्य कितना है, 192 है, टोटल कार्य कितना है, 192 है, और तीनों मिलकर करेगा 6 2 8 3 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से जाकर गया, चाल से गांव से जाकर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटा। ठीक है, यानी एक आदमी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और कहा आया, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ठीक है, तो यदि पूरी यात्रा 5 घंटे 48 मिनट समय लगता है उसको पूरी यात्रा करने में, तो देखिए, ठीक है, दूरी तो गांव का पता नहीं कि डिस्टेंस है कितना। ठीक है, और स्पीड दिए हुए है, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस डी है, तो 25 के स्पीड से गया, फिर लौटा कितना, तो 24 के स्पीड से लौटा, 4 किलोमीटर के स्पीड से लौटा है। ठीक है, फिर समय कितना लगा है इसको, तो 5 लगा है, 5 घंटा और 48 मिनट। तो 48 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 48 बटा क्या कर देंगे, 60 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौके 100 एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 29 बटा 25 4 29 बटा कितना हो जाएगा, 100, यानी 29 डी बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 348 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे आप डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 348 हम लिखेंगे, और बटा 60, और गुने 100 बटा क्या लिखेंगे, 29 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 से 0 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम करें तो ये 5 दूनी 10 काटिए और 3 दूनी 6 काट लीजिए, और 8 4 12 3 15, ये कट जाएगा, 3 एकम 1 3 छक 18। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो ये कितना बार में कटेगा, 4 9 36, यानी 4 से कट जाएगा, तो पंचों के कितना हो जाएगा, 4 गुने 5, यानी लास्ट में आंसर हो गया 20 हमारा आंसर। तो 20 किलोमीटर दूरी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आसानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शहर एफ और शहर एम उत्तर में। शहर एफ है और शहर एम जो है कहाँ पे है, उत्तर में। तो डायरेक्शन में हम आपको बताए थे, डायरेक्शन में हमने आपको बताया था कि उत्तर कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है ईस्ट, ये हमारा होता है वेस्ट, और ये हमारा होता है नॉर्थ, और ये हमारा होता है साउथ। ठीक है, ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, और ये हमारा होता है साउथ। अब बोल रहा है कि शहर एफ और शहर एम के उत्तर में है। जैसे एम के उत्तर में है तो एम यहाँ होगा, तब शहर इधर क्या है, शहर एफ है। ठीक है, ठीक है, शहर यहाँ पे एम होगा तो इसके उत्तर में कौन हो जाएगा, शहर एफ हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि शहर बी जो है शहर एम के पश्चिम में है, शहर बी जो है शहर एम के पश्चिम में, शहर बी जो है किधर है, शहर एम के पश्चिम में। तो यहाँ इसको डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया, इसको डायरेक्ट हम बना लेते हैं। आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है, कहीं गलत तो नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए शहर एफ जो है शहर एम के उत्तर में है, तो मान लेते हैं कि एम होगा नीचे, तो इसके सामने ऊपर होगा कौन, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। शहर एम जो है शहर उत्तर में है, कौन है, एफ, यानी एफ यहाँ हो गया। ठीक है, हो गया एफ यहाँ। अब बोल रहा है कि शहर बी जो है ना शहर एम के पश्चिम में है, तो एम के पश्चिम इधर होगा, पूरब इधर होगा, पूरब इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एम के पूरब एम के पश्चिम में कौन है, तो बी है, तो शहर यहाँ बी हो गया। ठीक है,
और शहर सी जो है एम के पूरब में है तो सी यहाँ पे हो जाएगा शहर, और शहर डी जो है शहर सी के दक्षिण में, तो सी के दक्षिण में शहर डी है यानी डी यहाँ हो जाएगा। तो बोल रहा है कि शहर डी के अनुसार शहर एफ किधर में, यानी शहर एफ के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है? शहर एफ के बारे में बताना है डी के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ठीक है। डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। अगर डी के अनुसार अगर हम बताएं तो हम सभी जानते हैं डायरेक्शन में ये हमारा होता है पूरब, और ये हमारा होता है पश्चिम, और ये हमारा होता है साउथ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? साउथ होता है, और ये हमारा होता है नॉर्थ, ठीक है। और एफ किधर है? तो एफ इसके बीचे बीच में है ना भाई, इसके बीचे बीच में है, यानी नॉर्थ और किधर है? वेस्ट में है, ठीक है। तो उत्तर और पश्चिम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आसानी से ये क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, तेरा की 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि HMADIST के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, जो भी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार इसको क्या कर दिया जाए? व्यवस्थित कर दिया जाए। तो इसमें देखिए HMADIST है, क्या है? H है, फिर M है, फिर A है, फिर D है, फिर I है, फिर S है और T है। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में अगर व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे A, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? D, फिर H, फिर I, फिर M, फिर S और फिर T। तो आप देखिए C जगह पे है, S जगह पर है, तो दो ऐसे जो है वो क्या है, जो ऑप्शन स्थान नहीं बदल रहा है, तो दो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे भी हो सकता है, रीजनिंग पूछा जा सकता है। एक कुट भाषा में मैंगोज आर हेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंगोज आर हेयर को ये क्या लिखा गया? टोड दिन मूल कुछ भी लिखा है, पहले यहाँ देखना है ये लिख पूछ रहा है किसके बारे में, ठीक है। उसी कुट भाषा में मैंगोज और हेयर के लिए क्या होगा? अब यहाँ पे मैंगोज और हेयर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मैंगोज और हेयर किस में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंगोज और हेयर जो है किस में लिखा हुआ है? तो देखिए मैंगोज जो है और हेयर की अगर हम बात करें तो मैंगोज यहाँ पे है और हेयर जो है यहाँ पे है, तो यानी इन दोनों में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम देख लेते हैं, टोड और मूल, ठीक है। क्या है ऑप्शन में? टोड और मूल, ठीक है। टोड और मूल हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं मूल और टोड, मूल और टोड, मूल और टोड, तो ये भी हो सकता है, मूल और टोड भी हो सकता है, मूल और टोड। टोड और दिन, टोड और दिन हो सकता है क्या? टोड और दिन। तो अब सबसे पहले इन दोनों में हम कॉमन देख लेते हैं, क्योंकि आई एम हेयर इसमें है और मैंगो जार हेयर इसमें है, ठीक है। तो इनमें से एक ही ना है जो कॉमन है, जैसे इसमें हेयर है इसमें हेयर है, तो इन दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो हेयर का हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि डीन जो है इसमें, तो यानी हेयर का क्या हो जाएगा? डीन हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि डीन किस में है, तो पहला ऑप्शन में नहीं है, डीन इसमें भी नहीं है, डीन डीन डोग में सी और डी में है, ठीक है। या तो आंसर सी होगा, नहीं तो डी होगा। तो आगे भी हम देख लेंगे। तो डीन इसमें है, ठीक है। तो मैंगो जोला को देख लेना है, ठीक है। मैंगो जोलो को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि डीन का जो डीन कोड है वो किसका कोड है? तो हेयर का कोड है। डीन जो कोड है वो किसका कोड है? हेयर का कोड है। तो हमें मैंगोज को बताना है, हमें किसको बताना है? मैंगोज को बताना है कि मैंगोज का कोड क्या हो जाएगा। तो मैंगोज का कोड की अगर हम बात करें तो मैंगो जोला में देखिए क्या लिखा हुआ है? मूल है, मूल है, और टोड भी है, टोड भी है। तो या तो मूल होगा या तो टोड होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि अगला में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला में मैंगोज के कंपेयर के लिए यहाँ देखिए नॉट फ्रू द लाइक मैंगोज लिखा हुआ है और मैंगोज आर हेयर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे आपको पता चला कि इन दोनों में जो कॉमन है टोड का कॉमन है। क्या का कॉमन है? टोड का कॉमन है। तो टोड मैंगोज हो जाएगा, टोड और डीन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंगोज को क्या लिखा गया है? टोड लिखा गया है। तो यहाँ पे टोड और डीन इसका आंसर हो जाएगा। 28 का सी इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा जो है डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। यानी 5 व्यक्ति है, सीधा पंक्ति है और सबका मुंह किधर है? ऊपर की ओर है। सबका मुंह किधर है? ऊपर की ओर है। चलिए हम समझ लेते हैं ऊपर की ओर है। अब बोल रहा है कि के और एन दोनों सिरों पर बैठे हुए, के है और एन जो है दोनों कहाँ है? सिरे पर बैठे, यानी किनारे बैठा हुआ है। के और एन की अगर हम बात करें तो दोनों सिरों पर बैठा हुआ है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि आर जो है एल के बाईं ओर टी के बगल में बैठा हुआ है। आर जो है एल के बाईं ओर, तो एल के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है, ठीक है। आर जो है एल के बाईं ओर और टी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, टी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं कि टी यहाँ पे होगा। अब बोल रहा है एम जो है एन के ठीक और ठीक बगल में बैठा हुआ है। एम जो है एन के ठीक और ठीक बगल में बैठा, यानी मान लेते हैं कि एम जो है यहाँ पे बैठा हुआ, तो यहाँ पे 6 गो हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? 6 गो हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है 5 व्यक्ति। बोला है के और एल दोनों आर के ठीक बगल में नहीं है। के और एल जो है, के और एल जो है दोनों आर के ठीक बगल में नहीं है, तो आर के बगल में तो के नहीं है, ठीक है, एल है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ना कहीं पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, क्योंकि 5 व्यक्ति दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 6 व्यक्ति, आपको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गलती से मिस्टेक हुआ है कहीं पे, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर मारिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हम लेकर आएंगे ही, ठीक है। तो इसको प्रश्नों को इग्नोर मारना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला है क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है चयन करना है, ठीक है। 15 है, 17 है, 20 है, 25 है और 32 है, उसके बाद कौन सा आएगा? तो अब देखिए 15 में 17 कितना जुटा? 2। 17 में 20 3 जुटा, 20 से 25 5 जुटा, 25 से 32 जोड़ने के लिए 7, तब की कितना जोड़ेंगे? 11, क्योंकि 2 3 5 7 ये सभी जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 32 के बाद इसमें हम क्या जोड़ देंगे? तो 11 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 32 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए बोले कि एक परिवार में 7 सदस्य है। एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य है। पी और आर जो है विवाहित जोड़े हैं, यानी पी है और आर जो है ये क्या है? विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, विवाहित जोड़े हैं, शादीशुदा है। चलिए अब बोला है कि टी जो है एस की बेटी है। अब एस हमें पता नहीं है एस कौन है भाई, लेकिन टी जो है एस की बेटी है और आर की बहन है। तो टी के बारे में बोल रहा है, तो टी जो है आर की क्या है? बहन है। टी जो है आर की बहन है, यानी इसका हम बता दें कि टी जो है आर की क्या है? बहन है, ये बहन है, ठीक है, ये बहन है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। टी जो है आर की कौन है? बहन, यानी माइनस है, ये बहन है, ठीक है, बहन है। और ये बेटी किसकी है? तो टी जो है एस की बेटी है, यानी ये एस की बेटी है, एस की बेटी है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेटी भी है और आर की बहन भी है, ठीक है। आर जो है यू से विवाहित है। अब देखिए यहाँ पे पी और आर विवाहित जो हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया आर यू से विवाहित है, तो यहाँ पे भी क्या है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर मारना है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा होगा कि फ्लाइट में कितने ऐसे जोड़े, ठीक है। अब बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वर्णों में से कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। तो फ्लाइट की अगर हम बात करें तो फ्लाइट में क्या है भाई? तो आप देख रहे होंगे जी एच, एक ही तो आपको दिख रहा होगा जी एच जो एक साथ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा एनालिसिस में ऐसे देखना है कि एनालिसिस में ऐसे कितने जोड़े हैं। तो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, आप काउंट कीजिएगा। तो हमने बताया था नंबर लिख कर, ठीक है। तो एन के बाद एन, एम एन, एन और एल, ठीक है, एक हो गया, बीच में एक आता है, फिर एल और आई हो गया, ठीक है। तो यानी आपको एक पता चल रहा है कि एन और एल और आई हो गया और एन और आई हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पता चल रहा होगा कि कितने हैं, तो 3 ऐसे जोड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, सेक्शन बी, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में जो है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे में क्या 150 वर्ड में जो है ऐसे आपको लिखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला जो ऐसे है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और दूसरा हमारा क्या है? और एआई टेक्नोलॉजी ए बॉर्न अ कर्स, ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब यहाँ पे लिख रहा है कि ड्राफ्ट ए पब्लिक नोटिस इन अबाउट 15 वर्ड्स ऑन, ठीक है। सेकंड नंबर भी हमारा क्या है? यहाँ पे भी नोटिस आपको लिखना है, ड्राफ्ट ए पब्लिक नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसमें भी कल्चरल डिपार्टमेंट मीटिंग पे और एनुअल डे प्रोग्रामिंग पे एक मीटिंग पे क्या लिखना है? एक टॉपिक्स पे नोटिस लिखना है, ठीक है। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन,
थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए नंबर, कि राइट अ लेटर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 15 वर्ड्स, लेटर में 15 वर्ड्स में, टू कंपनी रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ डैमेज गुड्स। यानी कोई भी गुड्स मतलब क्या होता है, सामान होता है, यानी जो भी डैमेज गुड्स है, जैसे आप फ्लिपकार्ट से, मीशो से या कुछ भी से, अमेजोन से ऑर्डर करते हैं पब्लिकली, तो कुछ सामान जो हो गया, प्रोडक्ट जो है डैमेज्ड है, गुड्स, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक वो थोड़ा सा लेटर लिख देना है छोटा सा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि करेक्ट द गिवन सेंटेंस एंड राइट देम, इसको जो है सही करना है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया ना, 4 नंबर कह रहा है कि द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई, इसने बॉल को क्या किया, किक किया, बॉल को क्या इसने किया, किक्ड किया, वेन हाईली इन द स्काई। यहाँ पे हमारा अगर हम बात करें तो मिस्टेक कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए वेंट हाईली लिखा हुआ है, ठीक है, वेंट क्या लिखा हुआ है, हाईली लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा वेंट हाईली, वेंट के साथ एडजेक्टिव हम लिखेंगे, वेन हाई लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली नहीं होगा, हाई हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, कि a lot of adulterants are chemicals that can lead to an range of health problems in both children and adults। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा जो है मिस्टेक है। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन लिख दिया गया है, और हम सभी जान रहे हैं कि ये क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो एन तो लगेगा नहीं, उच्चारण ही हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा मिस्टेक है, इसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दैट कैरियर कंपटीशन वाज द डिफिकल्ट एग्जाम इन हैड, क्या है, द कैरियर कंपटीशन वाज द डिफिकल्ट एग्जाम he had ever given। तो यहाँ पे अगर हम सुधार करना अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वन वाज द डिफिकल्ट लिखा हुआ है, वाज द क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाज द के बाद क्या लिख सकते हैं, हम मोस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ही हैड एवर गेन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो 5 नंबर है वो है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द कलर्स ऑफ द रेनबो सीम्ड टू शाइन थ्रू इन ट्रायंगुलर प्रिज्म एज द सन हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ना मिस्टेक कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो रेनबो है ना गलत लिखा हुआ है। ठीक है, रेनबो को RANBOW होता है, रेनबो। ठीक है, क्या होता है, RANBOUW लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है, RAINBOW होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है द क्वेश्चन इज यूज बाय द रिसर्च वाज ऑफ द टॉप क्वालिटी। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चनायर में QUESTIONN होता है, क्या होता है, डबल एन होता है, तो यहाँ पे भी गलती लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ARI होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं अगला सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 20 अंक का जो है पूछा गया है। ठीक है, 20 अंक की अगर हम बात करें तो जैसे पहले लिखा हुआ है क्या हमारा क्वेश्चन कि बैंक प्रबंधन पर 50 शब्द में एक पत्र लिखना है जिसमें खाता खुलवाने का क्या हो, अनुरोध हो। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, प्रबंधक महोदय। ठीक है, मान लीजिए कि स्टेट बैंक है तो लिखेंगे SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, और उसका एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, फलना जगह है। ठीक है, फिर विषय क्या है भाई, तो विषय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि खाता, नया खाता खुलवाना है, तो नया खाता खुलवाने हेतु आवेदन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे महोदय या महोदया, ये भी लिख सकते हैं, मैं फलना कुमार अपने शाखा में एक बचत खाता खोलना चाहता हूँ। ठीक है, कि कृपया मेरी मदद करें, मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किए हैं और मुझे आपकी शाखा में खाता खोलने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद,
और भवदीय मतलब लिख देंगे और धन्यवाद और फिर उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा। 50 वर्ड में लिखना है तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नीचे वर्णित किन्हीं एक शीर्षक पर निबंध लिखना है। अब यहाँ पे जो है ना सेकंड नंबर, यहाँ पे एक निबंध लिखना है। कौन कौन सा? या तो धर्म जीने का आधार है, या समान नागरिक कानून संहिता, ठीक है। तो हो सकता है कि समान यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ दे, ठीक है। धर्म जीवन का आधार है तो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे धर्म जीवन का आधार है आपको लिख लेना है, ठीक है। धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके पास है लिख लेना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम सभी जान रहे हैं कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करना है, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या समुदाय कुछ भी हो। और यह विचार संविधान के अनुच्छेद कौन है, 44 में रखा गया है, और जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे, ठीक है। इसकी आवश्यकता के ऊपर ही तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश है, क्योंकि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद हैं जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे मुद्दे पर नियंत्रित करते हैं। और यह विविधता कभी कभी सामाजिक असमानता, भेदभाव, न्याय की कमी में जन्म देता है। और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य क्या है, इस असमानताओं को समाप्त करना है और हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान करना है। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके अगर हम लाभ के लिखे तो समानता और न्याय क्या होता है, ये सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। तो 150 वर्ड में ही लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है। बाकी उसमें चुनौती से लेकर सब आपको लिख देना है। इसमें धार्मिक समुदाय में इसका विरोध भी करते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अब यहाँ पे जो है ना मुहावरा दिया हुआ है और इस मुहावरे का जो है अर्थ बताना है, ठीक है। ये भी आपको लिखने को मिलेगा, जैसे अकल के घोड़े दौड़ना। अब अकल के घोड़े दौड़ना का मतलब क्या होता है, अकल के घोड़े दौड़ना का मतलब क्या होता है, ठीक है। बिना वजह जो है कल्पनाएं करना, ठीक है। तो वाक्य इसमें बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपने व्यवहार के कारण वह सबकी आंख की किरकिरी बन गया। क्या लिख देंगे, वो मतलब बिना सच्चाई जाने अक्ल के घोड़े दौड़ाने का कोई जो है फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस बना देना है। आंख की किरकिरी होने का मतलब क्या होता है, अगर आंख में आपकी किरकिरी गिर जाए तो क्या होगा, नुकसान क्या हो जाएगा, नुकसान। तो आंख का किरकिरी होना का मतलब होता है नापसंद होना। कोई व्यक्ति के हम देख रहे हैं तो हमारा आंख की किरकिरी है भाई, मतलब उसको नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। तो अपने व्यवहार के कारण वह उसकी आंख की क्या है, किरकिरी मतलब बन गया है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा है चादर देखकर पैर फैलाना। चादर देखकर यानी अपनी क्षमता के अनुसार काम करना, तो हमें हमेशा चादर देखकर ही पैर फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है बनते काम को बिगाड़ देना। जैसे गुड़ गोबर करना का मतलब क्या होता है, बनते काम को बिगाड़ देना, ठीक है। गुड़ गोबर कर दिया यानी बनना हुआ काम को क्या करते हैं, बिगाड़ दिया। तो जल्दबाजी में उसने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर, यहाँ पे जो है अशुद्धि आपको दिखेगा, ठीक है। क्या है, अशुद्ध वाक्य दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है रामू आज स्कूल नहीं गया। यहाँ पे आप देखिए रामू लिखा हुआ है, रामू जो है आज स्कूल नहीं गया। पे यहाँ पे कहाँ पे जो है मिस्टेक है, ठीक है। इसको क्या करना है, शुद्ध करना है। तो यहाँ पे हमारा लग रहा है ना कि ये तो सब सही लिखा हुआ है। रामू आज स्कूल नहीं गया, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। रामू आज स्कूल नहीं गया। यहाँ पे जो रामू जो है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। रामू कैसे लिखा हुआ है, ऐसे। और ये हमारा रामू क्या है, गलत है। तो इसको शुद्ध करके लिख दिया गया है रामू आज स्कूल नहीं गया, ठीक है। शुद्ध टाइप हो गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चे पार्क में खेल रहे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है क्वेश्चन में कि रहे रहे हैं लिखा है, लिखा हुआ है रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, किताबें अलमारी में रखा है। तो किताबें अलमारी में रखा होगा, क्या होगा, किताबें अलमारी में रखा है, ठीक है। तो है नहीं होगा, किताबें अलमारी में रखा है होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें क्वेश्चन में क्या था, है था लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिस्टेक था तीसरा नंबर में, यहाँ पे हमारा ये गलती था, ठीक है। चौथा नंबर वहीं पे देखिए क्वेश्चन में, तो वह अपना काम सही समय पर करता है, ठीक है। तो सही लिखा हुआ है, वह अपना काम सही समय पर करता है, वह अपना काम सही समय पर करता है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वह अपना काम सही समय पर करता है। तो वहाँ उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसमें भी क्वेश्चन में क्या है, मिस्टेक हो गया था, तो इसको सही हो गया। अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, अध्यापक बच्चों को सिखाते हैं, तो अध्यापक बच्चों बच्चों को सिखाते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में क्या, बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ त्रुटि है। पहला क्वेश्चन में क्या था, रामू कैसे लिखा हुआ था, तो रामू कैसे लिखना है देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, रहे लिखा हुआ है, रहे रहे लिखा हुआ था तो रहे होगा, ठीक है। किताबें अलमारी में रखा है, तो कैसे लिखना है, रखा है होगा, कैसे होगा, तो आपको समझना है। तो यहाँ पे जो त्रुटियां थी ये हमारा क्या है, त्रुटियां लिखा हुआ है, और जो उसको सही करके लिखा गया, ये सभी जो सेंटेंस आपको है जो दिख रहा है ये सभी क्या है, राइट करके लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे जो सेक्शन डी हमारा है ये करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, उससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा का प्रावधान करता है। अब बताइए भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो क्या करता है, शिक्षा और जो है संस्कृति को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल हम जानते हैं कि 29 और कौन है, तो 30 है, 29 और 30 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 29 और 30, ये ध्यान रखना है। लोकटक झील की अगर हम बात करें तो लोकटक झील कहाँ है, तो ये भी आपको पता होगा कि लोकटक झील जो है मणिपुर में है, कहाँ पे है, मणिपुर में है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में अगर हम पूछ रहा है क्वेश्चन कि नोटबंदी की घोषणा कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था भारत में नोटबंदी की घोषणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो हम सभी जानते हैं कि 1885 में हुआ था, और 1885 के कौन सा अधिवेशन था, तो बम्बई अधिवेशन जो था कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो एनजीटी है उसे पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान करना है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन है, तो आर्टिकल 368। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। भारत का पहला डिजिटल गांव कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है, जिसे हम अकोदरा कहते हैं, अकोदरा गुजरात में है, ये ध्यान रखना है, कहाँ पे है, गुजरात। तो ये डिजिटल गांव गुजरात जो है अकोदरा गुजरात है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी एनडीएमए, ठीक है, कब स्थापित हुआ था, ठीक है, तो अमेरिका ने 2050 तक इसे जो पूरा करने का वादा किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण क्वेश्चन क्या कर रहा है, कब स्थापना हुआ था ना, तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो है एनडीएमए की स्थापना हुआ था 2005 में। किस देश ने 2024 में नोट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की, किस देश ने 2024 में, ठीक है, किस देश ने जो है 2024 में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है, तो ये यूएसए रखा है। यूएसए कहता है कि 2050 तक जो है ना हम नेट जीरो कार्बन जो है उत्सर्जन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2024 जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये जो है स्वास्थ्य से, शिक्षा से और महिला सशक्तिकरण से है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है के नंबर कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2024 में अगर हम बात करें भारत रत्न से तो 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। कितने, 5 व्यक्ति, कौन कौन है, तो चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर है, लाल कृष्ण अडवाणी है, एम एस स्वामीनाथन है और नरसिम्हा राव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हम सभी जानते हैं कि विश्व का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान में जोड़ा गया था, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, हम सभी जानते हैं कि ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ऑस्मियम, ठीक है, कौन सा है, तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है, ऑस्मियम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक उत्पादक कौन सा है, तो है बासमती चावल, कौन सा है, बासमती चावल। तो हमने जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया। इसका जो पीडीएफ होगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर का शॉर्ट की से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो पहला देख लीजिए, शॉर्ट की हमने बताया था कि कंट्रोल प्लस सी क्या है, तो सी से कॉपी है, ये ध्यान रखना है। तो कंट्रोल सी कॉपी हो गया। कंट्रोल एक्स से हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि कंट्रोल एक्स कट होता है। कंट्रोल भी क्या होता है, कंट्रोल भी पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड क्या होता है, कंट्रोल जेड जो होता है अंडो होता है, ठीक है। कंट्रोल वाई क्या होता है, कंट्रोल वाई जो होता है रेडो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस ए दबाने से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन होता है। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। अल्ट प्लस एफ दबाने पर क्लोज करेंट प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम ओपन है, ठीक है, तो क्या कीजिए, अल्ट दबाइए और क्या दबाइए, तो F4 दबाइए, अल्ट और F4, ठीक है। तो जैसे ही अल्ट और F4 दबाते हैं तो क्लोज करेंट प्रोग्राम हो जाएगा, यानी जो भी आप प्रोग्राम ओपन करके रखें उसको क्लोज करना है, तो अल्ट और क्या दबाना है, F4 दबाना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अल्ट और टैब दबाने से क्या होगा, स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स, यानी अगर हम बात करें अल्ट और टैब दबाने से, टैब क्या होता है, मतलब स्विच किया जाता है उसे। तो एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के बीच में अगर आपको क्या होना है, टैब करना थी, स्विच होना है, तो अल्ट और टैब दबाइए, ठीक है। तो अल्ट F4 से क्या होगा, क्लोज करेंट प्रोग्राम। अल्ट और टैब से क्या होता है, स्विच बिटवीन ओपन ऐप। अल्ट और अगर इंटर दबाते हैं तो ओपन प्रॉपर्टीज। अल्ट और इंटर दबाने से आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी फाइल का, ठीक है। आप प्रॉपर्टी देखते हैं ना, कि कब का बना है, इस कितना MB का है, ठीक है, ये सब देखते हैं, साइज कितना है उसका फाइल का। तो अल्ट और इंटर दबाने से क्या होता है, ओपन प्रॉपर्टीज। अल्ट और टैब दबाने से क्या होगा, स्विच बिटवीन ओपन एप्स। नेक्स्ट है कंट्रोल और एन दबाने से क्या होता है, तो नया विंडो या डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल और W दबाने से क्लोज विंडो या टैब आपको प्राप्त होगा, ठीक है। विंडोज प्लस डी, अगर विंडोज बटन और डी बटन दबाइएगा तो डेस्कटॉप आप देख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल और स्केप दबाने से ओपन स्टार्ट मेनू, जैसे ही कंट्रोल और ई स्केप बटन दबाते हैं तो आप स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडोज प्लस ई दबाने से ओपन फाइल एक्सप्लोजर हो जाता है। विंडोज प्लस एल दबाने से लॉक योर पीसी, जैसे ही एल दबाएंगे तो लॉक होता है ना, तो विंडोज और एल लॉक हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें विंडोज और आर से ओपन रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए विंडोज और आर। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कंट्रोल और भी दबाते हैं तो बोल्ड आपको दिखाई देगा लिखने में। आई दबाने पर इटालिक आपको लिखेगा, टाइप होगा। ई दबाने से जो लिखे हुए पे नीचे अंडरलाइन हो जाता है, जैसे अगर हम लिख देते हैं अमर नाम अपना, ठीक है, और इसमें अंडरलाइन देखेंगे तो ये हमारा होगा, ठीक है, अंडरलाइन देना है तो यू दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल और एल दबाने से क्या होगा, तो अलाइन लेफ्ट होता है। अब यहाँ पे हमने आपको देखा होगा कि विंडोज और एल दबाने से क्या होता है, लॉक होता है। यहाँ पे देखिए विंडोज बटन और एल दबाते हैं तब क्या होता है, लॉक होता है। यहाँ पे आपको ध्यान नोट करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल और एल, ये जो है ना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्ट की है, ठीक है। तो कंट्रोल बटन और एल बटन अगर आप दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट की ओर जाना है। जैसे हम अगर हम टाइप किए हुए हैं कुछ भी हम टाइप करते हैं, ठीक है, तो इसको लेफ्ट बटन लिख के ले जाना है, तो अलाइन लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल करना है। राइट जाना है तो कंट्रोल प्लस आर जाना है, अलाइन राइट। कंट्रोल प्लस ई दबाने से सेंटर में चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ अगर पूरा पेज का फॉर्मेट है, यहाँ टाइप करते हैं, ठीक है, और इसको सेंटर में हम टाइप करना है तो सेंटर में ही चला जाएगा सीधे डायरेक्ट उठ के, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है क्या है, और ये एग्जाम में पूछा था, ठीक है। कंट्रोल टी से क्या होता है, तो ये भी आपको मालूम हो जाए। कंट्रोल प्लस टी से हैंगिंग एडेंट होगा, क्या होगा, हैंगिंग एडेंट होगा, ये भी ध्यान रखना है, हैंगिंग, ठीक है, इंडेंट होता है, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट होता है, ठीक है, किससे, कंट्रोल प्लस टी से होता है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल और क्यू से क्या होगा, तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्यू से क्या होता है, क्विट होता है ना, तो पैराग्राफिक फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो आपको पता होना चाहिए, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को आप रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइल एक्सप्लोजर है, ठीक है। और फाइल एक्सप्लोजर का हम देख लेते हैं शॉर्टकट की कुछ, ठीक है। जैसे पहला है अल्ट बटन और अप एरो दबाइएगा, तो अल्ट और अप से क्या होता है, ऊपर, अप ऊपर होगा, तो यानी गो अप वन फोल्डर लेवल। नेक्स्ट हमारा अल्ट और लेफ्ट अगर एरो दबाते हैं तो बैक होता है, ठीक है। और अल्ट और राइट अगर एरो दबाइएगा राइट तो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। F2 बटन से हम जानते हैं कि किसी भी फाइल को रीनेम करना है तो F2 बटन दबाइए किसी फोल्डर को। कंट्रोल और एन से क्या होता है, नया फाइल एक्सप्लोजर विंडो खुलता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन से क्या हो जाएगा, न्यू फोल्डर हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और एन से, कंट्रोल शिफ्ट और एन से, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाने से क्या होगा, न्यू फोल्डर आपको खुल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है F5।
F5 जो बटन होता है रिफ्रेश के लिए होता है, F2 क्या होता है, रीनेम के लिए होता है। डिलीट बटन डिलीट सिलेक्टेड आइटम हो गया, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट बटन और डिलीट बटन दबाइए तो परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वेब ब्राउजर शॉर्टकट्स, ठीक है। जैसे अगर हम कंट्रोल टी दबाएंगे तो न्यू टैब ओपन होगा, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे तो क्लोज टैब ओपन होगा। जैसे वेब ब्राउजर अगर हम खोलते हैं उसमें शॉर्टकट की कंट्रोल टी से क्या होगा, नया टैब होगा, कंट्रोल टी से न्यू टैब, कंट्रोल डब्ल्यू से अगर हम बात करें तो टैब जो होगा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा वेब ब्राउजर में। कंट्रोल शिफ्ट और टी दबाने से री ओपन क्लोज टैब, अगर जैसे कंट्रोल टी से हम क्या होते हैं नया टैब खोलें, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाइएगा तो क्लोज हो गया। अब इसको फिर से जो री ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल और टैब दबाने से क्या होगा, नेक्स्ट टैब में चले जाइएगा। कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाने से क्या होगा, फिर पिछले टैब में चले जाइएगा, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल प्लस एल या अल्ट प्लस डी को दबाने से फोकस एड्रेस बार में चले जाएगा, जो भी एड्रेस बार होता है लिखा हुआ उसमें चले जाइएगा कंट्रोल एल और अल्ट डी दबाने से, ठीक है। कंट्रोल और डी दबाने से बुकमार्क पेज में ओपन होइएगा, कंट्रोल डी से बुकमार्क पेज, ठीक है। कंट्रोल डी बुकमार्क पेज। कंट्रोल एच होता है ओपन हिस्ट्री, ठीक है। कंट्रोल और जे होता है ओपन डाउनलोड से, जे से डाउनलोड ओपन होगा, ठीक है। अगर वेब ब्राउजर में आप डाउनलोड फाइल देखना चाहते हैं तो क्या कंट्रोल और जे दबाइए, ठीक है। कंट्रोल एच से हिस्ट्री। F11 जो बटन होता है वो आपको फुल स्क्रीन कर सकता है, ठीक है। आप मिनिमाइज करके देखना है, इसको फुल में करना है तो F बटन टोटल फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो F11 जो होता है, F2 क्या होता है, रीनेम करता है, F5 क्या करता है, रिप्लेस करता है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए MS वर्ड में शॉर्ट की हम देख लेते हैं, MS वर्ड शॉर्टकट की। जैसे कंट्रोल और के दबाने से क्या होगा, इंसर्ट हाइपर लिंक। अगर हाइपर लिंक इंसर्ट करना है MS वर्ड में तो आपको क्या दबाना है, के दबाना है, कंट्रोल और के दबाना है तो आप हाइपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस के हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कंट्रोल और एम दबाने से क्या होगा, इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एम दबाने से क्या होगा, तो इंडेंट को हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट और एम से डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल एम से इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस तो इंक्रीज फॉन्ट साइज और ग्रेटर देन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और क्या दबाएंगे, ग्रेटर देन, तो इंक्रीज फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट जो है और लेस देन दबाएंगे बटन तो डिक्रीज फॉन्ट साइज, यानी जो लिखते हैं हम राइट टाइप करते हैं उसको फॉन्ट साइज को बढ़ाना घटाना होता है। कंट्रोल प्लस एस दबाने से क्या होता है, फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है, कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। और कंट्रोल एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। अब यहाँ पे एम एस एक्सेल शॉर्ट की हम देख लेते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस एरो की में मूव टू एज ऑफ डाटा, कंट्रोल शिफ्ट और एरो में क्या होगा, सेलेक्ट डाटा या एज, कंट्रोल प्लस स्पेस में क्या होगा, सेलेक्ट इंटायर कॉलम हो गया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शिफ्ट और स्पेस दबाने से क्या होगा, सेलेक्ट इंटायर रो, ठीक है। इंटायर रो को आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। F2 दबाने से हमने बताया था एडिट से, कंट्रोल प्लस एफ ग्रेप होता है शो फार्मूला दिखाई देगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से ऐड रिमूव फिल्टर, और अल्ट प्लस और इक्वल टू से ऑटो ऑटोमेटिक सम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है पावर पॉइंट में हम देख लेते हैं। पावर पॉइंट में शॉर्टकट की हम बात करते हैं, F5 जो होता है ना वो स्टार्ट स्लाइड होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में F5 क्या होता है, स्लाइड शो स्टार्ट होगा। ए शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो स्टार्ट फ्रॉम करेंट स्लाइड होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एम से न्यू स्लाइड खुलता है, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट स्लाइड खुलता है, बी से ड्यूरिंग स्लाइड यानी ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, और डब्ल्यू से स्लाइड जो होगा व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, वो कौन सा देख लेते हैं, तो सिस्टम शॉर्टकट की। जैसे कंट्रोल और अल्ट और डिलीट से सिक्योरिटी ऑप्शन खुलता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप से टास्क मैनेजर ओपन होगा, विंडोज और टैब से टास्क व्यू, पीआरटी स्कैन से स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ALT पीआरटी स्कैन से स्क्रीनशॉट एक्टिव विंडो खुलेगा, और विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस से स्नाइपिंग टूल ओपन होता है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन एग्जाम ओरिएंटेड कंप्यूटर फुल फॉर्म, जैसे कॉमन में जैसे CPU, और फुल फॉर्म में पूछ देगा तो याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस।
डीवीडी क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। सीडी की अगर हम बात करें तो सीडी क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है यूपीएस। यूपीएस की हम बात करें तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेबल, इनट्रप्टिबल, ठीक है, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ठीक है, याद रखना, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। एचडीडी का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी सॉलिड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो डिस्क ड्राइव याद रखना है, एचडीडी हार्ड, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। एलईडी क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। और इमिटिंग आप मीनिंग अगर गलत लिख देते हैं, EMITTING, इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। नेक्स्ट हमारा एलसीडी। एलसीडी की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड, ठीक है, क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो ये सभी गलतियां आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आईपी। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यूआरएल की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। रिसोर्स लोकेटर होता है। रिसोर्स, SOURCE, रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। WW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है। फिडेलिटी होता है। फिडेलिटी होता है। वायरलेस फिडेलिटी होता है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डीएनएस। डीएनएस की हम बात करें तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ओएस की हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जीयूआई का क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। जीयूआई का क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। बायोस का क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। पीडीएफ का क्या होगा? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। HTML का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। SQL का क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। SQL का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है VPN। VPN की अगर हम बात करें तो वर्चुअल जो है प्राइवेट नेटवर्क होता है। मैक का क्या होता है? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। ICT का क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। IT का क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं AI की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। IO की हम बात करें तो इनपुट आउटपुट होता है। SMS की अगर हम बात करें तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। URL की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ISP का क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। DSL का क्या होता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। IP एड्रेस की हम बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हार्डवेयर रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम CPU पूछें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। SMPS क्या होता है? तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। SMPS क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। LED क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। LCD क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट हमारा है VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे। HDMI का क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस होता है। PSU क्या होता है? तो पावर सप्लाई यूनिट। और NIC क्या होता है? तो नेटवर्क इंटरफेरेंस गार्ड, नेटवर्क इंटरफेस गार्ड होता है। और यहाँ पे देख लीजिए सॉफ्टवेयर रिलेटेड फुल फॉर्म। जैसे अगर हम बात करें OS का क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। GU का क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। API का क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, API, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है BIOS। तो BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। PDF का क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। EXE का क्या होता है? एक्सक्यूटेबल EXECUTABLE, ठीक है। एक्सक्यूटेबल, टेबल तो आपको पता है कि क्यूटेबल लिख देंगे, एक्स लिखना है तो EXE लिखना है। एक्सक्यूटेबल,
एग्जीक्यूटेबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैट। बैट का क्या होता है, तो बैच फाइल होता है। डीएलएल का क्या होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्किंग रिलेटेड फुल फॉर्म्स में, जैसे लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाईफाई तो वायरलेस फिडेलिटी होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट है डीएनएस तो डोमेन नेम सिस्टम, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी क्या होता है, तो डायनेमिक 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 होस्ट कॉन्फ़िगरेशन 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 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। टीसीपी का क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एफटीपी का क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बीपीएन का क्या, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट से, ठीक है, रिलेटेड हम देख लेते हैं इंटरनेट वेब रिलेटेड फुल फॉर्म्स में। जैसे अगर हम बात करें तो डब्ल्यू का क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एचटीटीपी का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, इससे सिक्योर। एचटीएमएल का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। एक्सएमएल की अगर हम बात करें तो एक्सएमएल का क्या होगा, ई एक्सटेंसिबल 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 मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का क्या होता है, एक्सटेंसिबल ई एक्सटेंसिबल टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट हमारा एससीओ का, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे एसक्यूएल का अगर पूछे तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, क्या होता है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो स्ट्रक्चर्ड 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 क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है। ओओपी का क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओ से ऑब्जेक्ट, ओ से ओरिएंटेड और पी से प्रोग्रामिंग। आईडी का क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडी का क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा डीबीएमएस, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डीबीएस का क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सीएसएस का क्या होता है, तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट, कैस्केडिंग 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 स्टाइल, क्या होता है, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल सीट्स, SHEETS सीट्स, ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, याद रखना है। जेसोएन का क्या होता है, तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, तो JSON का क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। SDK का क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है SD का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा SVM का क्या होता है, JVM का होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है, और JD का क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल कंप्यूटर टर्म्स यानी MICS। जैसे में अगर हम ICT का बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ICT का क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT का क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। AI का क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ML का क्या होता है, तो मशीन लर्निंग, ML मशीन लर्निंग होता है। IoT का क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। SMS का क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग मैसेज, MESSAGE मैसेज, शॉर्ट मैसेज सर्विस, मैसेजिंग नहीं होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है,
शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस का क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। आईओटी का क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एमएल का क्या होता है? मशीन लर्निंग। एम पे मशीन लर्निंग। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमएमएस की अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस होता है। यहीं पे अगर हम ओसीआर आपसे पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूआरएल इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है हिंदी से कुछ रिलेटेड पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है यहाँ शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, अग्नि को हम क्या कहते हैं? आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पाव कहते हैं, ज्वाला कहते हैं और दहन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा को क्या कहते हैं? तो अच्छा को हम क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं, श्रेष्ठ हम कहते हैं। ठीक है, बढ़िया कहते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, याद रखना बढ़िया कैसे लिखा जाता है? बढ़िया। और उपयुक्त भी कहते हैं। अंधकार को हम क्या कहते हैं? तो अंधेरा कहते हैं, तम कहते हैं, तिमिर कहते हैं और अंधता कहते हैं। ठीक है, अन्न को हम क्या कहते हैं? तो भोजन, खाद, आहार और धान्य हम कहते हैं। आकाश को हम क्या कहते हैं? तो गगन, नभ, व्योम और अंबर कहते हैं आकाश को। गगन, नभ, व्योम और अंबर कहते हैं। गगन, नभ, व्योम और अंबर कहते हैं आकाश को। आदित्य को हम क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं, सूर्य हो गया, रवि हो गया, जिसे हम दिनकर नाम होगा उसे भानु हम कहते हैं। इच्छा को हम क्या कहते हैं? कामना हो गया, चाह हो गया, अभिलाषा हो गया, आकांक्षा हो गया। ये सभी क्या है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हमारा ईश्वर। ईश्वर की अगर हम बात करें तो भगवान हो गए, परमेश्वर हो गए, प्रभु हो गए, विधाता हो गए। कर्म की अगर हम बात करें तो कार्य, काम, गतिविधि और क्रिया। कार्य हो गया, काम हो गया, गतिविधि और क्रिया हो गया। कृपा की अगर हम बात करें तो दया हो गया, अनुकंपा हो गया, रहम हो गया और करुणा हो गया। गुरु की अगर हम बात करें तो शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक होता है गुरु को। गाय को हम सभी जानते हैं कि गौ कहते हैं, धेनु कहते हैं और सुरभि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जल। जल की अगर हम बात करें तो पानी हो गया, नीर हो गया और वारी हो गया। ठीक है, पानी तो हम सभी जानते हैं, नीर भी हम जानते हैं। वारी याद रखना है कि वारी इसे होता है। ठीक है, वारी। और एक होता है इसे तोय। पानी को हम क्या कहते हैं? तोय। और क्या कहते हैं? वारी। वारी और तोय कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है जननी। तो जननी को माँ कहते हैं, माता कहते हैं, माई कहते हैं और अम्बा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बा। और अम्बा कैसे लिखा जाता है? अम्बा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अम्बा। नेक्स्ट हमारा तपस्या। तपस्या को साधना हम कह सकते हैं, तप कह सकते हैं और ध्यान योग कहते हैं। साधना, तप, ध्यान योग कहते हैं। धन को हम क्या कहते हैं? तो पैसा हो गया, संपत्ति हो गया, लक्ष्मी हो गया और संपदा हो गया। नेक्स्ट है नदी। नदी को हम सरिता, फिर तटिनी, तरिंगिनी और जलधारा हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है पुरुष। पुरुष को हम क्या कहते हैं? आदमी कहते हैं, नर कहते हैं, मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? धरती, भू, वसुंधरा और मृदा मिद्रा। ठीक है, धरती, भू, वसुंधरा और मिद्रा कहते हैं। प्रेम की अगर हम बात करें तो प्यार, स्नेह, अनुराग और मोह कहते हैं। बुद्धि को हम क्या कहते हैं? विवेक, ज्ञान, मेधा और समझ कहते हैं। मृत्यु को हम क्या कहते हैं? मरण, निधन, अंत और काल। रात्रि को हम क्या कहते हैं? रात, रजनी, निशा और यामिनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शत्रु। शत्रु को हम क्या कहते हैं? दुश्मन, विरोधी, बैरी या अरि। सागर को हम क्या कहते हैं? समुद्र, जलाधि, सिंधु, निरनिधि हम सभी कहते हैं। सत्य को हम कहते हैं? सच हो गया, सच्चाई हो गया, यथार्थ हो गया, सत्यता हो गया। स्वर्ग को हम क्या कहते हैं? वैकुंठ। ठीक है, वैकुंठ, देवलोक और अमरलोक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्नि। अग्नि की अगर हम बात करें तो आग, पावक, अनल और ज्वाला। आकाश को हम गगन, नभ, व्योम और अंबर। जल को फिर एक बार देख लेते हैं, पानी, नीर, तय और सलील। पानी, नीर, ठीक है, और सलील भी हम तोय भी और सलील भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक वारी भी हम कहते हैं, हमने बताया था वारी। ठीक है, वारी भी पानी को कहा जाता है और सलील भी कहा जाता है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो धरती, भू, वसुंधरा और मृदा। वसुंधरा जो है धरती को ही कहा जाता है, भू भी धरती को कहा जाता है, धरती भी कहते हैं, मृदा भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य की हम बात करें तो रवि, भानु, आदित्य और दिनकर। चंद्रमा को अब याद रखिएगा, चंद्र हो गया, शशि हो गया, शशि जिसका नाम होगा उसे, उसका मतलब क्या होता है? चंद्रमा ही होता है। सोम हो गया, सोम याद होगा, रजनीकांत हीरो है, उसका भी क्या होता है? अर्थ चंद्रमा ही होता है। हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय को क्या होगा? दिल, मन और अंतःकरण। ठीक है, मृत्यु की अगर हम बात करें तो मरण, निधन, देहांत और काल। विद्या की बात करें तो ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और अध्ययन। पवन की अगर हम बात करें तो वायु, समीर, पवन और हवा। गुरु की अगर हम बात करें तो शिक्षक, अध्यापक, आचार्य और उपाध्याय। नदी की अगर हम बात करें तो सरिता, तटिनी और तरंगिनी होगा। नेक्स्ट है राजा। राजा की अगर हम बात करें तो नरेश, भूपति, सम्राट और महाराज हो गया। दुख की अगर हम बात करें तो शोक, पीड़ा, वेदना और संताप। प्रेम की अगर हम बात करें तो प्यार, स्नेह, अनुराग और मोह हो गया। महिला जो हो गई, स्त्री हो गई, नारी हो गई, महिला हो गई और औरत हो गई। नेक्स्ट है पुरुष।
पुरुष की अगर हम बात करें तो नर हो गया, मानव हो गया, आदमी हो गया और मनुष्य हो गया। सत्य की अगर हम बात करें तो सच, सच्चाई, यथार्थ और सत्यता हो गया। नेक्स्ट है धन। धन को हम संपत्ति, दौलत या लक्ष्मी कह सकते हैं। शत्रु को हम दुश्मन, बैरी, विरोधी या अरिवियम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा नेत्र। नेत्र को हम आंख कहते हैं, चक्षु कहते हैं, लोचन कहते हैं और नयन कहते हैं। मित्र को हम क्या कहते हैं? दोस्त, सखा और साथी। क्या कहते हैं? मित्र को हम दोस्त, सखा और साथी और संगी कहते हैं। वन को हम क्या कहते हैं? तो जंगल, अरण्य, कानन और विपिन कहते हैं। गृह को हम घर, निवास, भवन और आलय कहते हैं। भोजन को हम अन्न, खाद्य, आहार और पकवान कहते हैं। शब्द को वचन, बोली, भाषण और ध्वनि हम कहते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़ा को हम वस्त्र, वसन, परिधान और पोशाक कहते हैं। धनुष को हम कहते हैं चाप, कोदंड और सारंग कहते हैं। चाप, कोदंड और सारंग कहते हैं। पाठशाला को क्या कहते हैं? विद्यालय, स्कूल, शिक्षालय। मनुष्य को हम क्या कहते हैं? मानव, नर, आदमी और प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शांति। चैन, शांति, विश्रांति और सुख हम कहते हैं। समुद्र को हम सागर कहते हैं, जलाधि कहते हैं, सिंधु कहते हैं, निर्निधि कहते हैं। नेक्स्ट है कमल। कमल को हम क्या कहेंगे? जलज कहेंगे, सरोज कहेंगे, पंकज कहेंगे, नीरज कहेंगे। रात्रि को हम क्या कहते हैं? रात, रजनी, निशा, यामिनी। दया को हम क्या कहेंगे? तो कृपा, करुणा, रहम, अनुकंपा। नेक्स्ट हमारा देश को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र, वतन, भूमि और मातृभूमि। शक्ति को हम क्या कहेंगे? ताकत, बल, ऊर्जा, सामर्थ्य। परिश्रम को हम क्या कहते हैं? मेहनत, श्रम, प्रयास और उद्योग। पुस्तक को हम क्या कहते हैं? किताब, ग्रंथ, पोथी और ग्रंथिका। न्याय को हम क्या कहते हैं? इंसाफ, निर्णय, उचितता और विधि। नेक्स्ट हमारा एक शब्द के लिए वाक्यांश। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो जल्दी क्रोधित हो उसे चंचल और क्रोधी कहा जाता है। जो मर चुका है उसे मृत कहते हैं। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं जो जल्दी क्रोधित हो उसे चंचल या क्रोधी कहेंगे। जो जल्दी क्रोधी, चंचल होता है, जल्दी क्रोधी होता है, क्रोधी हो गया। जो मर चुका उसे मृत कहेंगे, मृत। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहेंगे। जो सुनाई ना दे उसे बधिर कहते हैं। ठीक है, बधिर। जो पढ़ा लिखा हो उसे शिक्षित कहते हैं, सभी जानते हैं। जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी कहेंगे। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहते हैं। ठीक है, शाश्वत। नेक्स्ट हमारा है जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं, दुर्जय। ठीक है, ये दुर्जय व्यक्ति है भाई, इसे जीतना कठिन है। क्या है? दुर्जय। ठीक है, तो दुर्जय मतलब क्या होता है? जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जय। ठीक है, दुर्जय जिसे क्या हो? जीतना कठिन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो नष्ट न हो उसे हम अविनाशी कहते हैं। जो थकता न हो उसे असलत कहते हैं। जो थकता न हो उसे हम क्या कहते हैं? असलत कहते हैं। ठीक है, असलत। ये असलत व्यक्ति है भाई, असलत है यानी थकता ही नहीं, असलत। जो शांति चाहता है उसे शांति प्रिय कहते हैं। जो नियमों का पालन करता है उसे अनुशासित कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए कार्य करे उसे परोपकारी कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो किसी एक ही विषय में पारंगत हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो एक भाषा में बोलता है उसे एक भाषी कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो रात में चमकता हो उसे नक्षत्र कहते हैं। जो पकाया गया हो उसे कच्चा कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो मरने वाला हो उसे मरणशील कहते हैं। जो मांस न खाए उसे शाकाहारी कहते हैं। जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहते हैं। जो समय पर न पहुंचे उसे अनियमित कहते हैं। ठीक है, जो उपकार न माने उसे कृतधन कहते हैं, कृतधन। ठीक है, जो उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अशिक्षित कहते हैं। जो रोग से ग्रस्त हो उसे रोगी कहते हैं। ठीक है, जो चोरी करता हो उसे हम क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। जो चोरी करता है उसे चोर कहेंगे। जो मृत्यु से बच जाए उसे अमर कहते हैं। जो बदलता रहता है उसे परिवर्तनशील कहते हैं। जो जल्दी याद कर ले उसे स्मरणशील कहते हैं। ठीक है, जो हर वस्तु में दोष निकाले उसे दोषदर्शी कहते हैं। जो कभी झूठ ना बोले उसे सत्यवादी कहते हैं। जो दूसरे के सुख में खुश हो उसे परम पर सुखद कहते हैं। ठीक है, जो बिन बुलाए आए उसे अनाहुत कहते हैं। जो विचारशील हो उसे विचारवान कहते हैं। जो बिन बिनाया आए उसे अनाहुत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है जो समाचार एकत्र करता है उसे संवाददाता कहते हैं, संवाददाता। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो सब कुछ सुन सके उसे सर्वश्रुत कहते हैं, सर्वश्रुत यानी ये सब कुछ सुन सकता है। ठीक है, जो दीवार पर चित्र बनाए उसे भित्ति चित्रकार कहते हैं। जो देश से प्रेम करता है उसे देशभक्त। जो डर के कारण न बोले उसे गूंगा, मौन कहते हैं। जो निंदनीय हो उसे निंदनीय कहते हैं। जो आंखों से न देख सके उसे अंधा कहते हैं। जो दोनों हाथों से समान कार्य कर सके उसे सर्वसाची। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों से एक ही समान काम कर रहा है।
जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वसाची सव्यसाची आपको पता है ना, सव्यसाची यानी दोनों हाथ से काम करने वालों को, ठीक है, सव्यसाची कहा सकता है, ठीक है, समान कार्य करता हो दोनों हाथों से। जो दूर की सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। जो दूसरे को भला चाहता है उसे परहितकारी कहते हैं, परहितकारी। अब यहाँ पे देखिए, जो लिखा गया हो उसे लेख कहते हैं, जो बोलने में कुशल हो उसे वाग्मी कहते हैं, जो सबका नेता हो उसे नेता नायक कहते हैं, जो सोच समझकर निर्णय ले उसे विवेकी कहते हैं, जो अत्यंत तेज बुद्धि वाला उसे मेधावी कहते हैं, जो दिखाई दे उसे दृश्य कहते हैं, ठीक है। जो श्रवण के योग्य हो उसे हम श्रव्य कहते हैं, जो स्मरण के योग्य उसे स्मरणीय कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जो उत्पन्न नहीं हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं, जो गिनती में आता है उसे गणनीय कहते हैं, जो त्याग करने योग्य उसे त्याज्य कहते हैं, जो धारण करने योग्य उसे धार्य कहते हैं, जो जल में न डूबे उसे अविनाशी या अडूब कहते हैं, जो सबका प्रिय हो सर्वप्रिय कहते हैं, जो सबको समभाव से देखे उसे समदर्शी कहते हैं, जो बातों को तोड़ मोड़ कर कहे उसे कुटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटिल। जो बातों को क्या करता है, तोड़ मोड़ कर कहता है उसे कुटिल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। जो बहुत चल सके उसे क्या कहते हैं? दूरगामी कहते हैं। थक गए क्या? थकना मना है। कहते हैं ना कि खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ना अपने प्रण से थे तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, तो थकना मना है। जो रोशनी दे उसे प्रकाशक कहते हैं, जो विचारों में गहराई रखे उसे हम क्या कहते हैं? गंभीर कहते हैं, जो अनेक बार जन्म ले उसे पूर्व जन्मी कहते हैं, ठीक है, पूर्ण जन्मी कहते हैं, जो कार्य की इच्छा को रखे उसे कुशल कहते हैं, जो धर्म का पालन करे उसे धार्मिक कहते हैं, जो केवल आत्मा के कल्याण में लगे उसे सन्यासी कहते हैं। सन्यासी कहता है अपनी आत्मा को कल्याण में लगे। जो विचारों से बढ़ा उसे महात्मा कहते हैं, जो बुढ़ापों में हो उसे वृद्ध कहते हैं, जो न्याय करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, जो सेवा करे उसे सेवक कहते हैं। अब कुछ हिंदी जो है ना प्रमुख मुहावरे हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मुहावरे की बात करें तो हो सकता है पूछे, जैसे आंखों का तारा होना क्या होता है? बहुत प्यारा। कोई आंखों का तारा है आपका तो क्या है? बहुत प्यारा है। कान खड़े होना का मतलब क्या होता है? कान खड़े हो गए मतलब सतर्क हो जाए, ठीक है। मुंह में पानी भराना का मतलब क्या होता है? स्वाद देकर ललचाना। नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? बहुत परेशान करना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक आश्चर्य करना, ठीक है। जब कोई दांत में उंगली दबाने लगे तो क्या है? आश्चर्य करने लगा, ठीक है। नाक में दम करना। अब देखिए हाथ पांव फूलना क्या होता है? घबराहट में आ जाना, ठीक है। हाथ पांव फूलना मतलब घबराहट में व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। तेल देखो, तेल की धार देखो, तो सोच समझकर कोई काम करता है तब हम कहते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, ठीक है। दिल पर पत्थर रखना, मन मानकर कुछ करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, गायब हो जाना। उंगली पकड़कर हाथ पकड़ना, ज्यादा अधिकार जमाना, ठीक है। कलेजा मुंह में आना, बहुत डर जाना। तिल का तार बनाना क्या होता है? छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का तार बनाना हम कहते हैं। एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना यानी ध्यान न देना। शुभ बोले तो बोले, चलने भी बोले यानी खुद में दोषी होते हुए दूसरे को दोष देना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए खून का प्यासा क्या होता है? जान का दुश्मन होना। गले पड़ना क्या होता है? जबरदस्ती किसी पर थोपना। आग बबूला होना क्या होता है? बहुत गुस्से में आना होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी बदला लेना या डटकर जवाब देना। सिर आंखों पर यानी आज्ञा का पालना करना। कहते हैं ना क्या आपकी बात सिर आंखों पर। मूर्ख व्यक्ति की समझ से बाहर की बात होता है, बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद। अपना उल्लू सीधी करना क्या होता है? स्वार्थ पूरा करना होता है। आंखें चुराना होता है, नजरें बचाना। घोड़े बेचकर सोना, नीचित होकर सोना। नाक कटाना क्या होता है? अपमान होना। और नाक रगड़ना क्या होता है? बहुत विनती करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आंखों का सूरज होना यानी बहुत प्रिय होना, बहुत महत्वपूर्ण होना, इसका मतलब होता है। अपनी धुन में रहना का मतलब होता है अपनी ही दुनिया में खो जाना। कड़ा संघर्ष करना होता है कठिन मेहनत करना। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है जो चीज पास हो वही नजरअंदाज हो जाए, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी यानी छल कपट करना। नंगई का राग अलापना यानी नंगई कर राग अलापना होता है दूसरों के सामने अपनी कमी का प्रदर्शन करना। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना होता है अपने नुकसान का खुद करना, अपने नुकसान खुद करना। बगुले की तरह खड़े होना का मतलब होता है आलसी और मतलब आराम तलब होना।
जले पर नमक छिड़कना होता है और अधिक पीला देना, अंधे के हाथ बटेर लगने यानी दुर्भाग्य से अच्छा अवसर मिल जाना, हाथों में ताला लगाना यानी किसी काम को रोकना या बंद करना होता है। दूध का दूध और पानी का पानी यानी सच्चाई का पता लगाना, पैरों तले जमीन खिसना क्या होता है, खतरे का आभास होना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे यानी जो काम किसी से नहीं हो पाता वह काम दूसरे को करने में बुरा लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अपनी दवा खुद बनाना यानी खुद की मेहनत से काम करना, बिना पानी सब सुन यानी बिना संसाधनों के क्या होगा, बिना संसाधनों के कुछ भी संभव नहीं है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे यानी बिना नुकसान के काम करना, मुंह में गुलाब और दिल में कांटे यानी बाहर से अच्छा दिखना और अंदर से बुरा होना, नीम हकीम खतरे की जाने यानी थोड़ी जानकारी से बड़ा नुकसान करना, पल में गुल और पल में कांटा यानी बहुत ही चंचल और बदलने व्यक्ति होना। नेक्स्ट हमारा है लकीर का फकीर होना यानी पुराने तरीके से काम करना, अच्छा से विश्वास तक का सफर, आस्था से विश्वास तक का सफर यानी केवल विश्वास से व्यवहारिकता में बदलाव लाना, कागज की नाव चलाना यानी नाम मात्र के प्रयास करना, कुल्हा करने के बाद पानी को फेंकना यानी किसी काम को क्या करते हैं, कुल्हा करके हम पानी को फेंकते यानी व्यर्थ है। ठीक है, ज्यों का त्यों रहना यानी बिना कोई बदलाव किए रहना, सीधी सादी बात रखना यानी स्पष्ट और सच्ची बात कहना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी किसी काम को अचानक में परेशानी आना, मुंह में मिश्री और दिल में जहर यानी बाहर से अच्छा दिखना और अंदर से बुरा होना। यहाँ पे देखिए आंखों में धूल झोंकना मतलब किसी को धोखा देना, उल्टी गंगा बहाना मतलब किसी परंपरा का नियम को तोड़ना, कागज की पूर्जी में उलझना मतलब छोटी सी बात में फंसाना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना, मुंह में पानी भराना मतलब ललचाना, किसी चीज को देखकर लालच आना, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि दिल में बर्फ जमना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, आग लगाना मतलब कुछ बड़ा बुरा करना, आग लगाना मतलब क्या होगा, कुछ बुरा करना या समस्या पैदा करना, घाव पर नमक छिड़कना यानी दुख और आर्थिक दर्द देना, सबकी मुंह में घी और दिल में दांत यानी शत्रुता छुपाना, लातों के पुत बातों से नहीं मानते जो केवल बल से ही सुधरता है, हाथों की दांत खाने के और दिखाने की कुछ यानी कुछ दिखावा करना और कुछ और होना, सिर छुपाने को जगह न मिलना यानी बहुत परेशानी में आ जाना, नाक रगड़ना मतलब बहुत दिनहीन होना और अत्यधिक विनती करना होता है। और देखिए हड्डियां चटकाना मतलब बहुत मेहनत करना और कड़ी मेहनत से काम करना, बाप का नाम और पोते का काम यानी कोई काम विरासत में या परिवार में मिलता हो, सांप की तरफ फुर्ती से निकलना यानी किसी मुश्किल से आसानी से बाहर निकलना, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना, दरवाजे की घंटी सुनकर घर से बाहर निकलना यानी किसी बात का असर देखकर चुपके से भाग जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना खुद अपने नुकसान में योगदान देने के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा है कि हर किसी को भला हो अपना भला हो यानी स्वार्थी होना या अपना भला देखना, नकल की पहचान करना या दूसरे की नकल को पहचानना, शेर की तरह धारने यानी बहुत जोर से बोलना डराना, मुंह में राम और बगल में छुरी यानी छल और कपट करना, आप ही आप में बंदर की तरह घूमे यानी अपनी दिशा खो देना और निरर्थक हो जाना, नाक काटना मतलब अपमानित होना, आंखों में आंसू लाना यानी अत्यधिक दुख या प्यास से किसी को परेशान करना, सच्चाई को चेहरा दिखाना यानी सत्य को उजागर करना होता है। एक तीर से दो शिकार करना होता है, एक काम से दो फायदे हासिल करना होता है, एक तीर से अगर हम दो शिकार करते हैं तो यानी एक काम से दो फायदे हासिल हो गए, मुंह में मिठास और दिल में जहर क्या होता है, बाहरी रूप से अच्छा दिखना लेकिन अंदर से बुरा हो जाना, गहरे पानी में मछली पकड़ना होता है, कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना, भाग्य का साथ होना यानी शुभ संयोग किसी भी कार्य में सफलता मिलना होता है। नेक्स्ट हमारा है ऊंचे आकाश में उड़ना यानी बहुत उन्नति करना या बहुत आगे बढ़ना, शेर की तरह धारना होता है, कड़ा विरोध करना और स्वर का प्रदर्शन करना होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, आत्मनिर्भर होना और अपनी मेहनत से सफलता पाना होता है। नेक्स्ट हमारा है कि बकरी के आगे बीन बजाना होता है, व्यर्थ प्रयास करना, पानी में रखकर मगरमच्छ से प्यार होता है, ऐसी स्थिति में रहकर शत्रु से संघर्ष करना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना यानी किसी बड़े या विस्तृत विचार को संक्षेप में व्यक्त करना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा है कि उल्लू का पट्टा होना मतलब मूर्ख होना होता है, बिन देखे मुहावरा करना मतलब बिना पूरी जानकारी के कुछ कहना, दूध का दूध पानी का पानी यानी सच्चाई का उद्घाटन करना, हाथों में खेल होना मतलब किसी काम में सफलता प्राप्त करना और हाथ से कुछ करना। नेक्स्ट हमारा है लहू के रंग में रंगना यानी किसी के जैसा बनना और किसी से मिलना, खून का पानी होना यानी बहुत तकलीफ में होना और गहरे परेशानी में होना, जल में कमी रहना यानी जो काम में कष्ट है वो काम अधूरा रहना। नेक्स्ट हमारा है कि एक पंख से तो चिड़िया नहीं उड़ सकती, किसी काम को अकेले नहीं किया जा सकता। ठीक है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या यानी बिना मेहनत के लाभ नहीं मिल सकता, गरज से ज्यादा कोई चीज नहीं होती यानी स्वार्थ में जीवन जीना। नेक्स्ट है सूर्यमुखी का फूल होना यानी किसी काम किसी का आदर्श होना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सम्मान किया जाए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि कागज पर काली रातें लिखना यानी दुर्बल स्थिति में कोई काम करना। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है ना हमारा मीनिंग है, ठीक है, वो स्पेल्ड वर्ड मीनिंग पूछ सकता है। तो देखिए एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, ये पूछे तो छोड़ना थोड़ी ना है क्वेश्चन को आप लोगों को, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज को देखिए ACKN, एक AC लिखना है और नॉलेज लिख देना है, ठीक है। टू एक्सेप्ट या एडमिट द ट्रूथ, ठीक है। ऑप्शंस ABACNC ऑप्शंस लिखना है, ठीक है। टू स्टेट ऑफ बीइंग अवे या नॉट प्रेजेंट। एक्वेंटेंस देख लीजिए, एक्वेंटेंस कैसे लिखा जाता है, AC और क्वेंटेंस QUAINTANC, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, एडमिटेशन, एडमिटेशन देख लीजिए ADMITTANC, एडमिटेशन का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ अलाउइंग एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में ACCOMMODATION, ACCOMMODA यानी एकमो, एकमो में लिखना है ACCOMMO, ठीक है, एकोमो डबल एमओ डेशन, ठीक है, एकोमोडेशन। अचीवमेंट में आप देख लीजिए ACHIEV, अचीव क्या लिखना है ACHIEV, अचीव ACHIEV, अचीवमेंट लगा देना, MENT हो गया अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारा है एग्रेवेट, एग्रेवेट AGGRAVT, एग्रेवेट AGGRAVT एग्रेवेट होता है। एस्टोनिश का ASTONISH, एस्टोनिश ASTONISH होता है। एग्रेवेट की हम बात करें AGGRAVT होता है एग्रेवेट। एनिवर्सरी की अगर हम बात करें ANNIVERSARY, ठीक है, एनिवर्सरी ANNIVERSARY। एंटीसिपेट क्या होता है ANTI सिपेट CAPAT, ठीक है। अपहेरेंस APPRE अपरहेंस, ठीक है। अपहेरेंस क्या होता है APPREHENSION। बेनिफिशियल BENE, बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल में BA नहीं होता है, BENE होता है, NI नहीं लिखना है, बेनी, BENE फिशियल APFICIL, ठीक है। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल। ब्यूरोक्रेसी BURAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूटीफुल हो गया, सिमेट्री हो गया, क्रॉनिक हो गया, कलीग हो गया COLLEGUE, कलीग हो गया। कंसिक्वेंस CONSEQUENC, कंसिक्वेंस। कंप्लीट कंपेटेंस हो गया COMPETENC, कंपेटेंस हो गया। कन्वीनियंस हो गया कन्वेनियंस, कन्वेनियंस। कंसिक्वेंस लिख देना CONSCIOUS, कंसिक्वेंस, ठीक है। कंसाइंस लिखना है CONSCINC, कंसाइंस। कैटेगरी हो गया क्लोजल, देख लीजिए क्लोजल का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, डिफिकल्ट, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है डिफिनिट, देख लीजिए डिस्पेरेट हो गया, डेमोन्स्ट्रेट हो गया, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट। डिलेमा, ठीक है, डिबेट, डिफरेंस DIFFERENC, डायलॉग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिजास्टर, डिजास्टर हो गया। एम्बेरसमेंट EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट हो गया। एक्साग्रेट, एक्साग्रेट हो गया EXAGGERAT, एक्साग्रेट हो गया। एग्जामिन की अगर हम बात करें तो इफिशियंट की बात करें तो एनवायरमेंट की बात करें तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज की हम बात करें तो फैमिली, फैमिली FAMILIARITY, फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी, ठीक है। फ्लक्चुएट हो गया, फायरसी हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो फॉर्चुनेट हो गया, फेयरफुल हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, फंडामेंटल हो गया, इस सबको जो है ना आपको क्या करना है, दोहराना है, ठीक है। फैसिनेट हो गया, जेन्यून हो गया। नेक्स्ट हमारा है ग्रेचुटेड, ग्रेचिट्यूड हो गया, जेनरस हो गया, गवर्नमेंट हो गया। हैंड कर्चिप रुमाल होता है, हिलेरियस होता है, ठीक है। हेजिटेट होता है, हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस देख लीजिए। इंडिपेंडेंस, इनकुल इनोकुलेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया, इनविजिबल हो गया, इलुस्ट्रेट हो गया, इनक्रेडिबल हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जजमेंट हो गया, नॉलेजिएबल हो गया, काइंडनेस हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है। ये सब आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। मेजोरिटी, नेसेसरी, ओकेशन, ओके, ऑकेरेंस, ठीक है, ऑब्स्टेकल, ये सब आपको क्या लिखना है, लिखना है और ध्यान देना है। प्रिविलेज, प्रेजुडिस, प्रोफेशनल, क्वेश्चनायर, रिदम हो गया, रियलेवेंट हो गया, रिपुटेशन हो गया, ये सब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें रिज्यूर हो गया, सेटिस्फैक्शन हो गया, सेटिस्फैक्शन। सेपरेट, ठीक है, सर्वाइवर, सेंसिबल, सस्पिशियस, सिंपैथी, सिंसियर, ठीक है, क्या होता है सिंसियर। अगर हम बात करें थ्रो, ठीक है, ट्रेजिडी, टॉलरेंट, ट्रैंक्वल, ट्रबुलेंट और अननेसेसरी, ठीक है, क्या है अननेसेसरी। नेक्स्ट हमारा है वैक्यूम,
VACWM बहुत ही आसान है लेकिन गलत हो गया। वैक्सीन VACCIE नहीं। वैक्यूम क्या था? वैक्यूम VACWM वैक्यूम, ठीक है। वैक्सीन VACCIE वैक्सीन, ठीक है। तो ये आपको आसान लग रहा होगा लेकिन है नहीं। नेक्स्ट है वारंट, ठीक है, वंडरफुल, ठीक है, जेनोफोबिया। नेक्स्ट हमारा है एल्ड, एल्ड हो गया, जेलस हो गया, जेफर हो गया, जोडियक हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है। ये सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जोन, जेस्ट, एक्वेंसेस, एक्वेंसेस, एलिगेंस और एम्बिग्विटी, ठीक है, एम्बिग्विटी। नेक्स्ट हमारा है एनोमली, 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 ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, कोहेशन, कंटेम्पलेट, ठीक है, कम्युलेटिव, डिलीजेंस, डिमनिस और क्या है, इक्लेक्टिस, ठीक है, इक्लेक्टिस, एल्बोरेट, क्या है, एल्बोरेट। फिर हो गया एम्पैथी, एंडोरस, इनविजन, इफोरिया, एक्सपोनेंशियल और फ्लेबरकास्ट, ठीक है, फ्लेबरकास्ट। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मिडेबल, ग्रीवेंस, इंस्पायर, इन्वर्टिबल और क्या है, नेक्स्ट हमारा है जक्सटेपोज, क्या है, जक्सटेपोज। नेक्स्ट हमारा काइनेटिक्स, लेथार्जी, ल्यूमिनियस, मेरिट, नोस्टाल्गिया, ऑब्सलेट और प्लेसिबल, प्लेसिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना क्या है, प्लेसिबल, प्लेसिबल। नेक्स्ट हमारा है प्रेकेरियस, रिकॉन्साइल, रेजुवेंटिक, रेजेलियंस और रिनेंसियंस, क्या है, रिनेंसियंस। नेक्स्ट हमारा है कि स्केप्टिकल हो गया, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड हो गया, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड देखिए कितना अच्छा मीनिंग है, सोफिस्टिकेटेड, 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 ठीक है। सिमिट्री ध्यान रखना, सिमिट्री। ट्रांजिएंट हो गया, वेगरस हो गया, वोलेटाइल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जेनी हो गया और जिलेट हो गया, क्या हो गया, जिलेट हो गया। तो हमने जो है ना सारे हमने क्या किया, कितने सारे टॉपिक को आपको कवर किए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग रोजाना करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगले वीडियो को ला सके। बाकी जय हिंद, राम राम, आप सभी स्वस्थ रहें, हमारी कामना है। जय हिंद।